नमस्कार। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी महिला बांझपन एक ऐसा विषय जिस पर अक्सर खामोशी छाई रहती है ना? इस एक्सप्लेनर में हम इसके पीछे की बायोलॉजी, इसके गहरे भावनात्मक असर और आज के समय में इसे मैनेज करने के मॉडर्न और होलिस्टिक तरीकों पर गहराई से बात करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर को हमने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया है। पहले हम इसके ग्लोबल स्केल को देखेंगे, फिर इसके बायोलॉजिकल और लाइफस्टाइल से जुड़े कारणों को समझेंगे, स्ट्रेस के असर को जानेंगे, सोसाइटी पर इसके प्रभाव और आखिर में इसके कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनफर्टिलिटी के स्कोप या इसके दायरे की। किसी भी कंडीशन को सही मायनों में समझने के लिए इसका ग्लोबल स्केल जानना बहुत ज़रूरी है। जरा इस नंबर पर गौर करें, 48 मिलियन। दुनिया भर में लगभग 4 करोड़ 80 लाख महिलाएं इनफर्टिलिटी से प्रभावित है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि ये कितनी बड़ी और कॉमन बात है। मतलब जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं वो बिल्कुल भी अकेले नहीं है। हालांकि ये पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। ईस्टर्न यूरोप और साउथ सेंट्रल एशिया जैसे हिस्सों में इसके रेट सबसे ज्यादा हैं, जबकि ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में ये काफी कम है। सोचने वाली बात है ना? ये रीजनल डिफरेंसेस हमें बताते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर कितना बड़ा असर डालते हैं। अब आते हैं इसके बायोलॉजिकल और एक्वायर्ड यानी अर्जित कारणों पर। इसकी असली वजहों को डीकोड करना बहुत अहम है। मेडिकल साइंस में इसके कारणों को आमतौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तरफ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज या टर्नर सिंड्रोम, जो जन्म से होते हैं, और दूसरी तरफ है एक्वायर्ड फैक्टर्स, जैसे बढ़ती उम्र, स्मोकिंग, एसटीआईज, बहुत ज़्यादा या बहुत कम वजन और यहाँ तक कि कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट। मतलब साफ है, ये सिर्फ नेचर का खेल नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। मेडिकल प्रोफेशनल्स इन कारणों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनकी लोकेशन के हिसाब से भी देखते हैं, जैसे ओवरी से जुड़ी दिक्कतें जिसमें पीसीओएस शामिल है, फिर ट्यूबल ब्लॉकेज जैसे एंडोमेट्रियोसिस या फिर गर्भाशय में यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की समस्या। इस तरह से कैटेगराइज करने से डॉक्टर्स को ये समझने में आसानी होती है कि असल प्रॉब्लम कहाँ है और उसके लिए कैसा ट्रीटमेंट चाहिए। खैर, फिजिकल कारणों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस यानी तनाव के प्रभाव की। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी का ये स्ट्रेस हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे हिट करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्लिनिकल डेटा इस बात का पक्का सबूत देता है। हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी पीरियड्स के अनियमित होने में 30% का जंप देखा गया है। और इतना ही नहीं, पीएमएस की सिवियरिटी में 40% की वृद्धि होती है। मेंटल स्टेट सीधे फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कर रही है। बायोलॉजिकली देखें तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हमारे ब्रेन के एचपीजी एक्सिस को डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद शुरू होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो सीधे तौर पर ओव्यूलेशन और लिबिडो को दबा देता है। आसान शब्दों में कहें तो लगातार स्ट्रेस में रहने पर हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है और रिप्रोडक्शन जैसी चीजों को रोक देता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो पीसीओएस मैनेज कर रहे हैं। ये सच है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से इंसुलिन रेजिस्टेंस बिगड़ता है, लेकिन अगर स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज किया जाए तो इंसुलिन सेंसिटिविटी में 15% तक का शानदार सुधार हो सकता है। यानी सिर्फ स्ट्रेस को कंट्रोल करके भी रिकवरी को काफी फास्ट किया जा सकता है। अब इसके एक और बेहद संवेदनशील पहलू पर आते हैं, इसका सामाजिक और भावनात्मक असर। मेडिकल रियलिटी अपनी जगह है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर बिल्कुल अलग लेवल का होता है। शायद इसीलिए इसे जीवन के सबसे बड़े स्ट्रेसेस में से एक माना गया है। ये जो साइकोलॉजिकल बर्डन है ना, इसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस कंडीशन से गुजरना अक्सर गहरे दुख, भारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह बन जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। मेडिकल रियलिटी ये है कि इनफर्टिलिटी के 50% मामलों में मेल फैक्टर्स यानी पुरुषों से जुड़े कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सोशल स्टिग्मा वो बिल्कुल उल्टा है। समाज में इसका सारा दोष अक्सर महिलाओं पर मढ़ दिया जाता है। खासकर अफ्रीकन इनफर्टिलिटी बेल्ट वाले इलाकों में ये भेदभाव और भी ज्यादा गंभीर रूप ले लेता है। इस स्टिग्मा के नतीजे बहुत ही डरावने हो सकते हैं।
महिलाओं को ट्रेडिशनल सेरेमनी से बाहर कर दिया जाता है, उन्हें उनकी ज़मीन और प्रॉपर्टी के हक से बेदखल कर दिया जाता है, यहाँ तक कि डाइवोर्स के चांसेस 3.5 गुना तक बढ़ जाते हैं। और दुख की बात है कि डोमेस्टिक अब्यूज़ का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत बड़ा सोशल क्राइसिस बन जाता है। इन सब मुश्किलों के बाद चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, जहां मॉडर्न मेडिसिन और होलिस्टिक अप्रोच दोनों मिलकर काम करते हैं। आज के समय में एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान काफ़ी इंटीग्रेटिव होता है। इसमें IVF और हार्मोनल थेरेपीज जैसे एलोपैथिक इंटरवेंशंस तो हैं ही, लेकिन साथ ही अश्वगंधा, कलौंजी और शतावरी जैसे मेडिसिनल प्लांट्स का भी इस्तेमाल बढ़ रहा है। और इन सब के बेस में है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। न्यूट्रिएंट रिच डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस रिडक्शन के बिना कोई भी ट्रीटमेंट अधूरा है। रीसेंट रिसर्च जर्नल्स भी इस बात पर मुहर लगाती हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि अगर न्यूट्रिएंट से भरपूर और लो ग्लाइसीमिक डाइट को ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडीज के साथ जोड़ दिया जाए तो कन्वेंशनल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स को काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है। ये एक तरह से साइंस और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अडैप्टोजेंस का नाम बहुत आता है। अडैप्टोजन एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है, जैसे कि अश्वगंधा, जो बॉडी को स्ट्रेस के हिसाब से खुद को ढालने में मदद करता है और शारीरिक प्रक्रियाओं को नॉर्मल करता है। इन होलिस्टिक प्रोटोकॉल्स में अडैप्टोजेनिक प्लांट्स का यूज खासकर उसी स्ट्रेस बैरियर को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने वाला है। जैसे जैसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन और इवॉल्व हो रही है, होलिस्टिक वेलनेस और एडवांस्ड एलोपैथिक टेक्नोलॉजी का ये मिला-जुला रूप भविष्य में हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नज़रिए को किस तरह से बदल कर रख देगा, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।